आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 2 यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या है, विशेषताएं, तत्व, सृजनात्मकता और शिक्षक में संबंध, सृजनात्मकता और विद्यालय में संबंध, सृजनात्मकता और के सिद्धांत और सृजनात्मकता के परीक्षण और सृजनात्मकता के प्रकार। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, जिससे आपका जितना भी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को लेकर जो भी टॉपिक है आपका पूरा इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सृजनात्मकता प्रत्येक क्रिया में पाई जाती है और प्रत्येक कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता देखी जा सकती है। आज समाज में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। मनुष्य को प्रत्येक कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को नवीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए सृजनात्मकता तथा सृजन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है और सृजनात्मकता के जनक टॉरेंस ई पियान की एलिस पॉल टॉरेंस को माना जाता है। अब जो सृजनात्मकता जो होती है वो हर एक कार्य में पाई जाती है। जैसे कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं, घर का वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से किस प्रकार से पढ़ाई करने का तरीका खोजते हैं या अपने रेगुलर वर्क करने का जो आपका तरीका है वो अगर अलग है, औरों से अलग है, अच्छा है, तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी हर जगह पाई जाती है और जो भी हमारे सामने नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे डील करते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, ये सब क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। और जो सृजनात्मकता के जो जनक हैं उनको एलिस पॉल टॉरेंस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्रिएटिविटी के मामले में अध्ययन किया था। इसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता का अर्थ। इसमें क्या है कि सृजनात्मकता अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी नामक शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ है सृजन अथवा रचना करने की योग्यता। यानी कि जो सृजनात्मकता शब्द है वो जो है क्रिएटिविटी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सृजन या रचना करने की योग्यता। यानी कि कुछ भी आप नया बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की नई रचना कर सकते हैं, तो वो आपका क्रिएटिविटी कहलाता है। यह सृजन किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में हो सकता है, या आप कोई कला जानते हैं, आप डांस जानते हैं, पेंटिंग जानते हैं, या घर के काम है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता का क्या अर्थ है कि सृजनात्मकता का अभिप्राय व्यक्ति के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से है जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, नई कविता की रचना आदि। मनोवैज्ञानिक जो है वो ये कहते हैं जो क्रिएटिविटी है वो व्यक्ति की ऐसी क्वालिटी होती है या एबिलिटी होती है या ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा वो कुछ नवीन क्रिएट करता है या नवीन सृजन करता है। जैसे कि कोई नया वैज्ञानिक आविष्कार है या कोई लेखक है, कवि है जो कि नई नई तरीके की कविताएं लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता का अर्थ होता है। इसके बाद हमारी हेडिंग है सृजनात्मकता की परिभाषाएं, जो कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। पहली है क्रो एवं क्रो के अनुसार। इसमें है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। और मौलिक परिणाम यानी कि जो जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं या बुनियादी जो रिजल्ट जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो सृजनात्मकता जो होती है वो एक मेंटल प्रोसेस है। और ड्राइवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है। यानी कि क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शंस और प्रोडक्शन। यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो किसी भी तरीके की अगर कोई नए रचना हम कर रहे हैं या कोई नया उत्पाद हम बना रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी कहलाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो परिभाषा दी है वो ड्राइवल ने दी है
कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। यानी कि क्रिएटिविटी इज़ द ह्यूमन एबिलिटी बाय विच ही प्रेजेंट्स एनी नोबल वर्क और आइडियाज़। यानी कि ड्रेवल ने जो क्रिएटिविटी है उसको जो है वो मानवीय योग्यता यानी कि एबिलिटी माना है। यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो हम लोगों की एबिलिटी है जिसके द्वारा हम कोई भी नया रचना करते हैं या किसी भी नई तरीके का विचार प्रकट करते हैं। उसके बाद स्टेन के अनुसार कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी या मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, रेगुलर कोई वर्क करते हैं और उस समय अगर कोई हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं, वो कोई बिल्कुल ही एक नया तरीका है और उस समय वो बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड लगे या मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। इसके बाद अतः परंपरा से हटकर नवीन विधि से चिंतन, मंथन तथा क्रिया अथवा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। यानी कि परंपरा से हटकर यानी कि रेगुलर जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं या हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं या घर के कार्य कर रहे हैं, तो पारंपरिक रूप से जैसे हम कार्य करते हैं वो तो ठीक ही है। लेकिन अगर हम कोई नया तरीका निकालते हैं इन कार्यों को करने का, तो इसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। पहली है सर्वव्यापकता, यानी कि सृजनात्मकता सर्वव्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सीमा तक सृजनात्मकता अवश्य होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष व्यक्ति में ही क्रिएटिविटी पाई जाती है, बल्कि हर एक व्यक्ति में एबिलिटी होती है अपनी समस्याओं से वो अपनी कि उसके सामने जो समस्याएं आए वो उससे कैसे निपटे। तो हर एक में ये एबिलिटी होती है, इसीलिए हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता ही है। इसके बाद दूसरी है नवीनता। नवीनता में क्या है कि सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नई पहचान की उत्पत्ति मौजूद होती है। यानी कि जब भी हम किसी समस्या का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो भी एक तरीके का नया उत्पाद होगा या एक प्रकार से बिल्कुल ही एक नया विचार होगा जिसमें नवीनता होगी। इसीलिए सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नई पहचान की उत्पत्ति मौजूद होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रक्रिया और फल। यानी कि सृजनात्मकता में प्रक्रिया तथा फल दोनों ही शामिल होती हैं। प्रक्रिया यानी कि हमारे सामने कोई समस्या आई और उस समस्या को हल करने के लिए हमने अपने दिमाग में जो है आइडिया निकाला कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो एक तरीके से ही प्रोसेस, और उसको हमने कैसे क्रियान्वयन किया ये भी प्रोसेस के अंतर्गत आया। उसका जो हमें रिजल्ट मिला वो भी हमारा सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आता है। यानी कि प्रक्रिया और फल दोनों ही क्रिएटिविटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा आता है परीक्षण द्वारा पोषित। यानी कि सृजनात्मक योग्यताएं प्राकृतिक देन है, किंतु उन्हें प्रशिक्षण अथवा शिक्षा द्वारा भी पोषित किया जा सकता है। यानी कि जो तो क्रिएटिविटी जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन अगर हम चाहें तो बालक के अंदर या व्यक्तियों के अंदर उनको ट्रेनिंग देकर या एजुकेशन देकर उनको हम क्रिएटिव बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुपम। यानी कि सृजनात्मकता एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया है जिसके साथ कई तरह की मानसिक योग्यताएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं जुड़ी होती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं तो वो जो क्रिएटिव कार्य एक तो हमारी बुद्धि, दूसरी हमारी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, इन दोनों का ही पूरी तरीके से संयोग होता है। ठीक है। इसके बाद जो छठा है हमारा वो है मौलिकता। यानी कि सृजनात्मकता का परिणाम मौलिक तथा लाभदायक फल देता है। यानी कि जो जब भी हम कोई भी क्रिएटिव कार्य करते हैं तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक तो बिल्कुल मौलिक होता है, दूसरा प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रसन्नता तथा संतोष का स्रोत। कोई भी नया सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए खुशी और संतोष पैदा करती है। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या है और उसका हमने जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिया है, तो उसके बाद जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा
वो हमें खुशी देगा, संतोष प्रदान करेगा कि हमने अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल लिया है। इसके बाद हमारा आता है प्रतिक्रियाओं की बहुलता, यानी कि जो सृजनात्मक चिंतन में बहुल प्रतिक्रियाओं, चयन तथा क्रियाओं की दिशाओं की पूर्ण स्वतंत्रता होती हैं। यानी कि हम सृजनात्मक चिंतन में कई तरीके से सीखते हैं, कई तरीके से हम चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं तथा कई तरीके से उस समस्या का समाधान निकालने के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए सृजनात्मक चिंतन में प्रतिक्रियाओं, चयन और क्रियाओं की दिशाओं की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो इसके बाद हमारा आता है सृजनात्मक व्यक्तित्व। इसमें क्या है कि सृजनात्मक व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण मौलिक चिंतन, परिणाम पर पहुंचने की स्वतंत्रता, जिज्ञासा, स्वायत्तता, हास्य, आत्मविश्वास को समझने तथा संगठन बनाने की योग्यता वाले गुण होते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों में क्रिएटिव जो पर्सनालिटी जिन लोगों की होती है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? उनमें मौलिक चिंतन का गुण होता है, परिणाम पर पहुंचने की स्वतंत्रता का गुण होता है, जिज्ञासु होते हैं वो व्यक्ति, स्वायत्तता वाले होते हैं यानी कि वो स्वयं को अनुशासित कर सकते हैं, हास्य यानी कि विनोदी स्वभाव के होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए या आत्मविश्वास को समझने वाले और संगठन को बनाने की वो योग्यता रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है पुनः व्याख्या। किसी समस्या अथवा उसके अंश की पुनः व्याख्या सृजनात्मकता की विशेषता है। यानी कि क्रिएटिविटी में किसी भी प्रॉब्लम और या उस प्रॉब्लम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की विशेषता होती है। उसके बाद हमारी आती है सृजनात्मकता की विशेषताएं। इसमें क्या है कि हरलॉक ने सन 1978 में सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार बताई। पहली क्या है कि सृजनात्मकता एक योग्यता है, यह उत्पादन नहीं है। दूसरी है सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित या मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए यह अभूतपूर्व होती है। यह किसी नए और भिन्न उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है। यानी कि पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा कि सृजनात्मकता एक योग्यता है, यह उत्पादन नहीं है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि कोई अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट हुई या कोई चीज़ बनी तो उसको हम सृजनात्मक नहीं कहेंगे, बल्कि उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस परिणाम को लाने में हमने किस प्रकार से कार्य किया, कोई नए तरीके से हमने सोचा, नई तरीके से कार्य किया, वो सृजनात्मकता है, ना कि उत्पादन यानी कि जो हमें रिजल्ट मिला है वो सृजनात्मक है। उसके बाद हमारा ये है कि सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी जो है वो चाहे मौखिक हो, लिखित हो या मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए ये अभूतपूर्व होती है। यानी कि किसी भी नए और भिन्न उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है। अब कोई आदमी क्रिएटिव होगा तभी वो कोई नई चीज़ बना पाएगा या अलग चीज़ बना पाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी कि क्रिएटिविटी जब हम सोचते हैं, विचारते हैं समस्या के प्रति, तभी उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, सृजनात्मक चिंतन यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है वो जो है बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि बुद्धि अलग है, क्रिएटिविटी अलग है। क्रिएटिविटी जो है वो हमारे चिंतन करने का एक तरीका होता है, ना कि हमारी वो बुद्धि होती है। उसके बाद हमारा आता है कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है। यह व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है तथा समाज के लिए भी लाभदायक होती है। यानी कि सृजनात्मकता जो होती है वो किसी लक्ष्य के प्रति निर्देशित होती है। यानी कि हमें कोई कार्य पूरा करना है या किसी समस्या को हमें सुलझाना है, इसीलिए ये लक्ष्य निर्देशित है। दूसरा, ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे हमें कार्य करने के नए नए तरीके पता चलते हैं और हमें नए नए उत्पादन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा आता है छठा कि सृजनशील छात्रों में विज्ञान या कला के प्रति अधिक रुझान होता है। यानी कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो साइंस और आर्ट के प्रति अधिक रुझान रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि सृजनशील बालक अधिक कल्पनाशील होता है। यानी कि जो क्रिएटिव माइंड जिस बच्चे का होता है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा कल्पनाएँ करता है। उसके बाद हमारा आता है कि सृजनशील बालक कलाकार, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनने में रुचि रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व इस प्रकार बताए हैं। पहला है हमारा
कि तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी कि एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की ओर सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मक तत्व पाया जाता है। यानी कि वर्तमान परिस्थिति, यानी कि हमारे सामने अभी जो समस्या है उससे हमें परे जाना है, उस समस्या का हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो तत्कालिक स्थिति से परे जाने की जो योग्यता होती है वो सृजनात्मकता में पाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है समस्या। तो दूसरा जो तत्व है वो है हमारा समस्या की पुनर्व्याख्या, यानी कि सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। वकील, अध्यापक, व्याख्याता, नेता आदि इस रूप में सृजनात्मक कहलाते हैं कि वे समस्या की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। यानी कि हमारे सामने अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या को किस प्रकार से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और जो क्रिएटिव माइंड वाला जो इंसान है वो समस्या को किस प्रकार से देख रहा है या व्याख्या कर रहा है, उन दोनों में अंतर होता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घर के पास में पानी आसपास जमा है, रुका हुआ है, तो हम कहते हैं अरे पानी जमा है, ये हमारे सामने समस्या है कि हमको निकलने में दिक्कतें हो रही हैं या हमको चलने फिरने में, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो भी क्रिएटिव माइंड वाला जो इंसान होगा वो ये सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये जो समस्या है कि मेरे सामने ये समस्या है कि मैं यहाँ से पानी भरा इसीलिए मैं इससे आगे निकल नहीं पा रहा हूँ, बल्कि वो ये सोचेगा कि ये पानी भरने का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम ही आसपास कूड़ा कचरा जो है वो नालियों में या फिर इधर उधर फेंक रहे हैं, इसकी वजह से ये पानी रुका हुआ है। तो दोनों इंसान के जो समस्या को देखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सामंजस्य, यानी कि एडजस्टमेंट। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं वे सृजनात्मक कहलाते हैं। यानी कि जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार, असामान्य यानी कि जो नॉर्मल जो हमारे जो विचार होते हैं उनसे अलग, लेकिन वो प्रासंगिक तो हैं, तार्किक तो हैं, लेकिन अमूमन हम उनको उपयोग में नहीं लाते या अमूमन कई लोग उनको विचारते नहीं हैं। उन तथ्यों के साथ वो समन्वय स्थापित यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से स्थापित करते हैं, इसलिए वो सृजनात्मक कहलाते हैं। उसका हमारा आता है अन्यों के विचार में परिवर्तन, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि हम जब भी जैसे स्कूल में या कॉलेज में जब बहस होती है, बहस मतलब कोई टॉपिक दिया जाता है उस पर हमको बहस करने को बोला जाता है आपस में, या डिबेट जो होती है उसमें, तो जो व्यक्ति अपने तर्क, चिंतन और प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है वो भी क्रिएटिव कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता और शिक्षक, यानी कि टीचर एंड क्रिएटिविटी। यानी शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए उपाय करें। पहला क्या है, समस्या के स्तरों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्टेनली ग्रे के शब्दों में समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति के सीखने की या अधिगम पाने की बुद्धिवादी क्षमता या बुद्धि, और दूसरा की है कि क्या उक्त व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम पा लिया है। यानी कि जो समस्या समाधान, कोई व्यक्ति अगर समस्या समाधान करता है तो उसके अंदर उसकी दो एबिलिटी होती है, एक तो उसकी बुद्धि कि और दूसरा उस बुद्धि के अंदर उसने जो अधिगम है उसको सिखाया गया है, उसने उस बुद्धि के अंदर उसने सीख लिया है या नहीं सीख लिया है। यानी कि बच्चा किस प्रकार की बुद्धि का है और उस बच्चे ने अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों को ठीक प्रकार से सीखा है या नहीं सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को और भी क्रिएटिव चीज़ें सिखाए जिससे कि बच्चा अपनी समस्याओं को समझ सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके। उसके बाद हमारा आता है तथ्यों का अधिगम। इसमें क्या है कि समस्या को हल करने में कौन कौन से तथ्यों को सिखाया जाए, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि समस्याओं कोई भी अगर प्रॉब्लम बच्चों के सामने है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस प्रकार के फैक्ट्स को बच्चों को सिखाना है, इसका ध्यान भी टीचर रखता है। उसके बाद आता है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी, कि शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता के दर्शन कराए।
यानी कि कोई भी समस्या है तो उस समस्या के को सॉल्व करने के जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के हिसाब से ही बच्चों को जो उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकालने की प्रेरणा टीचर दे। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, कि छात्रों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को ये सिखाए कि वो अपना आत्म मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, कि बच्चे जो सीख रहे हैं या समस्या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर रहे हैं, चाहे वो गणित का सवाल हल कर रहे हैं, वो हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उनकी जो समस्या का जो मूल्यांकन है वो छात्र स्वयं करें कि उनको कहाँ कहाँ समस्या आ रही है। उसके बाद हमारा आता है जांच यानी कि वेरिफिकेशन, कि छात्रों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाए, कि छात्र ये भी अपना वेरिफिकेशन कर पाएँ कि जो उन्होंने कुशलता का अर्जन किया है या जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो कहाँ तक उन्होंने अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिया है। इसके बाद हमारा आता है पाठ्यसेगामी क्रियाएं, कि विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद, खेलकूद, स्काउटिंग, एनसीसी आदि क्रियाओं द्वारा नवीन उद्भावनाओं का विकास करना चाहिए। यानी कि स्कूल में बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है, चाहे वो बुलेटिन बोर्ड पर लिखने का काम हो, मैगजीन का काम हो, पुस्तकालय में काम हो, डिबेट हो, खेलकूद हो, स्काउटिंग है, एनसीसी है। इन सब क्रियाओं द्वारा हम बच्चे में क्रिएटिविटी का जो गुण है वो पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि सृजनात्मक बालकों में निहित गुण है, इस गुण का विकास किया जाना आवश्यक है। शिक्षक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि सृजनशील बालक स्वतंत्र निर्णय शक्ति वाले होते हैं, अपनी बात पर दृढ़ होते हैं, वे जटिल समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं और वे उच्च स्तर की प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि जो क्रिएटिविटी जो होती है वो प्राकृतिक रूप से बालक के अंदर होती है और इस गुण का विकास किया जाना चाहिए और ये कार्य शिक्षक का होता है। और शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि जो भी क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेने की जो इच्छा शक्ति रखते हैं, दृढ़ होते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स उनके सामने प्रॉब्लम आती है उनको समाधान ढूंढने के लिए वो इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है विद्यालय और सृजनात्मकता यानी कि स्कूल और क्रिएटिविटी। विद्यालय में सृजनात्मकता के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं तथा यहाँ अवसर होना चाहिए, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, अब यहाँ अवसर कर लीजिएगा, विद्यमान रहते हैं। विद्यालय में सृजनात्मकता का विकास 5 पहलुओं के संगठन पर संभव है। यानी कि पहला है विद्यालय का वातावरण, तो इसके अंतर्गत अध्यापक तथा छात्र दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। विद्यालय की स्वच्छता तथा उसका सौंदर्यीकरण आवश्यक है। छात्रों में समूह बनाकर उनके प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं। विजेता समूह तथा छात्रों को विद्यालय की सभा के समक्ष प्रशंसा देनी चाहिए तथा पराजित समूह को सांत्वना देनी चाहिए। यानी कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए क्या है कि बच्चों में विद्यालय का जो वातावरण है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। चाहे विद्यालय को स्वच्छ रखने की बात हो या विद्यालय के सौंदर्यीकरण की बात हो, इसमें बच्चों को समूह में रखकर विद्यालय के ये कार्य सौंपे जाने चाहिए, उनको कंपटीशन कराया जाना चाहिए। और दूसरा, अगर जो बच्चे हारते हैं उन बच्चों को सांत्वना भी देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, कि छात्रों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि उनमें अनुशासन में रहने तथा अनुशासन में रहने देने की भावना विकसित हो। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अध्यापक अभिभावक संघ, काम लेना, डांट फटकार आदि के माध्यम से अनुशासन का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। छात्र संघ, छात्र दिवस, सदन प्रणाली, आचरण संहिता, समाज सेवा, सामूहिक खेल आदि द्वारा अनुशासन का विकास किया जा सकता है। यानी कि डिसिप्लिन का हम जो विकास जो है वो बच्चों में किस प्रकार से कर सकते हैं। सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और जो स्कूल में टीचर्स
पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों को काम देकर या कि डांट फटकार कर, ज़्यादा डांट फटकार कर नहीं, अगर बच्चा बिल्कुल ही अगर डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है तो उसको डांट फटकारा जा सकता है। इस प्रकार से हम डिसिप्लिन का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अध्यापक छात्र संबंध, कि सृजनात्मकता का उचित विकास तभी संभव है जबकि अध्यापक तथा छात्रों के मध्य स्नेही तथा मधुर संबंध होंगे। अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण पृष्ठभूमि तथा उनकी क्षमताओं का पता लगाना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रधानाध्यापक के साथ भी संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि कोई जब हम विद्यालय के अंदर स्टूडेंट में क्रिएटिव जो गुण है वो तभी ला सकते हैं जब हम बच्चे को अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अध्यापक और जो छात्र संबंध है वो अच्छे हों। अध्यापक बच्चों को अच्छी तरीके से समझता हो, उनकी बच्चों की कमजोरी क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उन सबको अच्छी तरीके से अध्यापक समझता हो, और इसके लिए प्रिंसिपल के साथ भी संपर्क बनाना आवश्यक होता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, अध्यापक प्रधानाध्यापक संबंध, यानी कि अकेला अध्यापक बालक में सृजनात्मकता की संभावनाएं उत्पन्न करने में तथा उनका विकास करने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रधानाध्यापक का सहयोग नहीं लेता। प्रधानाध्यापक को अध्यापक की सलाह से सृजनशील बालकों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे विद्यालयों में जाकर वहाँ की कार्यप्रणाली देखनी चाहिए। यानी कि टीचर के साथ साथ जो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों में क्रिएटिव का जो गुण है वो विकसित हो। इसके लिए उन्हें जो क्रिएटिव माइंड वाले जो बच्चे हैं उनकी ओर ठीक से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अलग अलग जो अच्छे विद्यालय हैं वहाँ जाकर उन विद्यालयों की कार्यप्रणाली भी देखनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है विद्यालय अभिभावक संघ संबंध। विद्यालय बालक को शिक्षित करने का एक अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यानी कि हम सब जानते हैं स्कूल क्या है, एक तरीके से एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। इसलिए अध्यापक अभिभावक संघों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चे जो है वो स्कूल किस लिए जाते हैं? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसीलिए पेरेंट्स का और टीचर्स का जो रिलेशन है उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता के सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि सृजनात्मकता के अनेक सिद्धांतों पर बर्नार्ड मेकर तथा फ्रैंकलिन सी सोंज ने इस प्रकार विचार किया है। यानी कि बर्नार्ड मेकर जो थे और जो फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं उन पर इस प्रकार से विचार किया कि पहला जो है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि फ्रायड ने दिया था, हम सब जानते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्रायड ने कलात्मक सृजनात्मकता में मनोविश्लेषणात्मक व्यवस्था प्रस्तुत की। फ्रायड ने लियोनार्डो दा विंसी तथा अन्य लेखकों का अध्ययन किया तथा उदात्तीकरण की अवधारणा का विकास किया। फ्रायड मानते हैं कि जीवन की कठिनाइयों के साथ अनुकूलीकरण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली, रुचि का सशक्त विचलन जो कपट की चिंता कम करे, परितुष्टि हेतु प्रतिस्थापितीकरण और उत्तेजनात्मक उपादान। ठीक है, और सृजनात्मक स्थापनता में देखी गई हैं। यानी कि जो पहला जो है सिद्धांत है सृजनात्मकता के लिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया था, उन्होंने क्या किया था कि जो लियोनार्डो दा विंसी थे और जो अन्य जो लेखक थे उन पर उन्होंने अध्ययन किया। लियोनार्डो दा विंसी, जिनके बारे में हम जानते हैं, जो बहुत ही अच्छे लेखक थे, लेखक होने के साथ साथ शिल्पकार थे, वैज्ञानिक थे और विचारक थे। तो एक तरीके से जो लियोनार्डो दा विंसी थे वो बहुत पूरी तरीके से क्रिएटिव माइंड है। दूसरा, उनके अंदर कई भिन्न भिन्न गुणों का एक तरीके से समूह था। यानी कि वो वैज्ञानिक भी थे और कवि भी थे, लेखक भी थे, साथ साथ विचारक भी थे और साथ साथ वो मूर्ति कला में भी माहिर थे। तो जो फ्रायड ने उनका अध्ययन करके ये पता लगाया कि किस प्रकार से वो जो कार्य करते हैं, जो लेखक जो हैं वो किस प्रकार से उच्च बनने की क्रिया में कार्य करते हैं, और साथ ही जो उनके सामने जो जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनमें अनुकूलीकरण के लिए वो क्या करते हैं। वो क्या, पहला है कि रुचि का सशक्त विचलन जो कपट की चिंता कम करे। यानी कि ये लोग जो हैं, जो उनका इंटरेस्ट है उसको, जैसे अगर कोई वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है,
और उन्हें वो कार्य करते समय उनके सामने अगर कोई समस्या आई तो वो उस कार्य को उस समय वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद वो दूसरा हमारा आता है परितुष्टि हेतु प्रतिस्थापितकरण, यानी कि आनंद के लिए दूसरा कार्य कर लेना और क्या कहते हैं उसको, उस कार्य को वहीं की वहीं छोड़ देना। दूसरा है उत्तेजनात्मक उपादान, यानी उत्तेजनात्मक उपादान का मतलब ये होता है कि अल्कोहल है या और भी नशीले पदार्थों का सेवन करना, जिससे कि जो उनके सामने जो परिस्थितियां हैं वो उनके लिए अनुकूल बन जाएं। तो एक तरीके से इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि व्यक्ति के सामने अगर समस्या आ रही है तो वो किस प्रकार से उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता है। कि पहला तो है वो अपना उस समस्या की तरफ ध्यान ही ना दे, वो अलग काम करना शुरू कर दे। और दूसरा है कि जो जिसमें उसको सुख मिल रहा है, यानी कि यहाँ समस्या आ रही है उसको छोड़ दे, जहाँ उसको सुख मिल रहा है वो वहाँ पर चला जाए। दूसरा है कि अपनी समस्याओं को अनुकूल करने के लिए या उन समस्याओं से डील करने के लिए वो अल्कोहल या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे। उसके बाद हमारा आता है साहचर्यवाद, यानी कि एसोसिएशनिज्म। इसमें क्या है कि सृजनात्मकता को साहचर्य के साथ जोड़ने का कार्य पहले रोबोट ने किया था। उसका विचार है कि साहचर्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक स्थिति इस प्रकार जुड़ जाती है जिससे वह जागृत होती है। साहचर्यवाद चिंतन की योग्यता तथा उत्पादकता के संयोगों द्वारा उपयोगों पर विचार करता है। यानी कि साहचर्यवाद में क्या होता है कि एक तरीके से हम छोटा चिंतन करते हैं, उस चिंतन से बढ़ते 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 हम जो है एक क्रिएटिव विचार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी की ओर जुड़ती चली जाती हैं और हम एक नया चिंतन या उत्पाद पैदा करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्णाकार या अंतर्दृष्टिवाद, यानी कि गेस्टाल्ट थ्योरी। इसमें क्या है कि वर्दीमर ने सृजनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान, उत्पादक चिंतन, पारस्परिक तर्क और साहचर्य मत के लिए दोनों अभिगमनों पर विचार किया तथा उनकी आलोचना की। यानी कि जो वर्दीमर थे इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था और दूसरा हमारा जो साहचर्यवाद था, उन दोनों की आलोचना की। इन्होंने कहा कि मनोविश्लेषणात्मकता और साहचर्यवाद दोनों ही घटना के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। अब मनोविश्लेषणात्मक में क्या है कि आपके सामने कोई समस्या आ रही है, आप उस समस्या से अलग हट जाइए, यानी कि वो अनुकूलता है। और साहचर्यवाद में क्या है कि आपके सामने समस्या है तो आप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन के बाद उस चिंतन से दूसरा चिंतन जुड़ रहा है। इस प्रकार से चिंतन करते 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 आप उस समस्या के जड़ पर पहुंच रहे हैं। तो लेकिन जो पूर्णाकार या अंतर्दृष्टिवाद है वो इस थ्योरी को नहीं मानता है, इन दोनों थ्योरी को वो निग्लेक्ट कर देता है। वो ये कहता है कि इसलिए उसने पूर्णाकार या अंतर्दृष्टि के मत को अवबोध की वृद्धि करने, पुनः प्रश्न करने एवं चिंतन की प्रक्रिया को खोज करने हेतु प्रस्तावित किया है। यानी कि जो अंतर्दृष्टिवाद थे, गेस्टाल्ट थ्योरी थे, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने समस्या आ रही है तो हम उस समस्या अलग हट जाएं या उस समस्याओं को हम टुकड़ों में देखें कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस प्रकार से। बल्कि वो ये देखते हैं कि हमारे सामने जो समस्या है उसको हम पूरी तरीके से देखें और जो हमारे सामने जो दृश्य है उस दृश्य को पूरी तरीके से अंगीकार करके उस समस्या का हम सॉल्यूशन निकालें। जैसे कि गेस्टाल्ट थ्योरी में हमने देखा है कि चिंपैंजी पे प्रयोग किया गया। चिंपैंजी को एक बॉक्स में बिठाला गया, उसके सामने जो है केले लटकाए गए और वहीं पर उसी बॉक्स में 2 छड़ भी रखी गई और चिंपैंजी उस जो है उसके सामने जो केले लटकाए गए उनको खाना चाहता था, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसको बांध दिया गया था। तो चिंपैंजी ने उस समस्या को देखा और उन्हें वहीं पर जो समस्या का सॉल्यूशन भी था उसने उसको भी अपने दिमाग में लगाया। उसने दोनों छड़ उठाए, उन दोनों छड़ को जोड़ा और वो अपने क्या कहेंगे जो रिजल्ट है वहाँ तक वो आसानी से पहुँच गया। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत है पूर्णाकार या अंतर्दृष्टिवाद जो सिद्धांत है वो समस्या को पूर्ण रूप में देखता है, ना कि वो टुकड़ों में चिंतन करने की बोलता है, ना ही ये बोलता है कि आप समस्या से अलग हट जाइए। इसके बाद हमारा आता है अस्तित्ववाद, यानी कि अस्तित्ववाद वैचारिक रूप में पूर्णाकार अंतर्दृष्टि के अधिक निकट है। अस्तित्ववाद संपूर्ण को अंशों में विभक्त नहीं करता। अस्तित्ववाद मिलन में विश्वास करता है। सृजनात्मकता को किसी नवीन वस्तु के जन्म को मिलन तथा संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा में जाना जाता है। 1959 ने सृजनात्मकता को संघर्ष अथवा मिलन
माना है। चित्र का दृश्य चित्रण का मिलन करता है। वह उस दृश्य को अनेक कोणों से देखता है, समझता है तथा हृदयंगम कर चित्रित करता है। इसमें पहला तत्व है सामना करने का माध्यम। कागज, ब्रश तथा रंग तो बाद में आते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार सृजनात्मकता एक प्रक्रिया, एक कार्य, विशेष रूप से व्यक्ति और उसके संसार को जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी कि हम लोग जो हैं वो अस्तित्ववाद को इस रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चित्रकार है, तो वो जब वो चित्र बनाएगा तो उससे पहले कागज़, ब्रश तो उसके लिए वो बाद में आएंगे। उससे पहले उसके दिमाग में पूरा चित्र होगा कि किस कहाँ पर मान लीजिए वो किसी पेड़ है, नदी है, पहाड़, इस प्रकार का चित्र बना रहा है तो उसके दिमाग में पहले से होगा कि कहाँ पहाड़ बनाने हैं उसको, कहाँ उसको नदी बनानी है, कहाँ उसको पेड़ बनाना है। कागज़, ब्रश तो उसके हाथ में बाद में आएंगे। तो इस प्रकार से जो अस्तित्ववाद है वो कार्य करता है। इस प्रकार से हमारा आता है अंतर्व्यक्तिवाद। इसमें क्या है कि यह वाद सृजनात्मकता के लिए सर्जक या आविष्कारक या अन्य व्यक्ति के सर्जन की स्वीकृति के संदर्भ में अध्ययन करता है। इस दिशा में एडलर ने व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति यानी कि पावर ऑफ द सेल्फ शब्द गढ़ा, परंतु लेनिजे ने सृजनात्मक स्व यानी कि क्रिएटिव सेल्फ शब्द इस्तेमाल किया। यानी कि जो अंतर्व्यक्तिवाद है वो ये देखता है कि जो क्रिएटिविटी जो है वो व्यक्ति को आविष्कारक बनाती है, सर्जक बनाती है। इसलिए एडलर ने व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति यानी कि पावर ऑफ द सेल्फ बोला और लेनिजे ने इसको क्रिएटिव सेल्फ इस नाम दिया। इसके बाद हमारा आता है संकुलवाद यानी कि ट्रेड थ्योरी। इसमें क्या है कि यह वाद उपयुक्त सभी सिद्धांतों से अलग है। संकुल व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं एवं इन्हें व्यक्तिक भिन्नता द्वारा समझा जा सकता है। इसके माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता से संबंधित संकुल इस प्रकार बताएं। पहला है समस्या के प्रति सामान्य संवेदना, चिंतन की सातत्यता, शब्द सातत्य, साहचर्य सातत्य, अभिव्यक्ति सातत्य, वैचारिकी सातत्य, चिंतन में लोच, चित्र तथा विचार, चित्र ग्रहण, अनुकूलन, मौलिकता एवं विचारिक विस्तार हो। तो जो संकुलवाद है वो ये कहता है कि जो सृजनात्मकता जो है वो व्यक्ति की अपनी एक गुण है। इसी और जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो अपने सृजनात्मक गुण के कारण ही दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। और जो सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है उसके संकुल क्या होते हैं, जो समस्या होती हैं उसके प्रति जो उसकी संवेदना होती है वो भी अलग होती है। चिंतन की जो उसकी जो सातत्यता होती है या शब्द सातत्य होती है, अभिव्यक्त करने की, विचारों की, चिंतन में जो फ्लुएंसी होती है, ये सब जो है वो जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें अन्य व्यक्तियों से अलग होता है। इसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता के परीक्षण यानी कि टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि सृजनात्मक बच्चों की पहचान की आवश्यकता, कि निम्न कारणों से सृजनात्मक बच्चों की पहचान अत्यावश्यक है। पहला क्या है कि यह व्यक्तिगत शिक्षा में सहायक है, कि जब हम ये जान जाएंगे कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से क्रिएटिव है, यानी कि वो अच्छा लिख सकता है या उसको साइंस में ज़्यादा रुचि है या वो अन्य कार्यों को अच्छी तरीके से कर लेता है, तो इस प्रकार से जब हम ये पता लगा लेते हैं तो ये हमें व्यक्तिगत शिक्षा में सहायता देता है। उसके बाद हमारा आता है यह कक्षा में निदानात्मक प्रोग्रामों का प्रबंध करने में सहायक है। यानी कि कोई बच्चा है कि वो मैथ का वर्क नहीं कर पा रहा है या कोई अन्य कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसका निदान किस प्रकार से हो, इसमें भी जो सृजनात्मक परीक्षण है वो सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा आता है यह मानवीय मन तथा व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। यानी कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, वो अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है, सामाजिक है, किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, ये सब भी हम सृजनात्मकता के परीक्षण द्वारा जान सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है कि यह बोधात्मक तथा सौंदर्यात्मक विकास के निर्देशन में सहायक है। यानी कि जो सृजनात्मक जो परीक्षण जो होते हैं, जो
बच्चों में जो बोध का विकास करना होता है या सौंदर्यात्मक विकास यानी कि कला के क्षेत्र में उनको कुछ सिखाना है, इन सब में निर्देशन जो देना होता है उसमें भी ये सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि यह प्रोग्रामों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में सहायक होते हैं। उसके बाद हमारा यह आता है कि यह भविष्य निर्देशन की आवश्यकता पर बल देने में सहायक होते हैं। यानी कि जब हमें ये पता होगा कि बच्चा किस प्रकार से क्रिएटिव माइंड का है, तो अब उसकी भविष्य की योजना बनाने में या उसकी करियर बनाने में भी ये हम सहायक हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पहचान की प्रक्रिया अथवा विधिया, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, या किस प्रकार की उसके अंदर क्रिएटिविटी है। तो शैक्षिक, कलात्मक, मैकेनिकल एवं वैज्ञानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए हम परीक्षणात्मक तथा अपरीक्षणात्मक नॉन टेस्टिंग दोनों तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पहचान के लिए हम टेस्ट भी लेते हैं और बिना टेस्ट लिए भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार की सृजनात्मक गुण रखता है। तो पहला है सृजनात्मक परीक्षणों के प्रयोग द्वारा यानी कि टेस्ट के द्वारा। तो फर्स्ट है इसमें कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए गिलफोर्ड तथा मैरीफील्ड के सृजनात्मक परीक्षण। तो यह परीक्षण की माला यानी कि ये पूरी एक तरीके से टेस्ट बैटरी है, इन महत्वपूर्ण कारकों को मापती है। यानी कि जो गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का जो सृजनात्मक परीक्षण है वो एक तरीके से अलग अलग टेस्ट की माला है, यानी कि टेस्ट बैटरी है। इसमें क्या क्या है, इसमें धारा प्रभावता मापते हैं, लोचशीलता मापते हैं, मौलिकता मापते हैं, समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता, सिमेंटिक विस्तार, ठीक है, और पुनर्परिभाषा। यानी कि वो ये जो सारे टेस्ट जो हैं इनमें क्या क्या होता है कि जो शब्दों हैं, वाक्यांश हैं, उनके अर्थों का अध्ययन है, या फिर बच्चों को कोई अक्षर दे दिया और ये बोला कि इस अक्षर से बताओ कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, और बच्चे समस्या के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील हैं, किस प्रकार से समस्याओं को पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। तो इन सभी का जो टेस्ट है वो इसमें होता है। इसके बाद हमारा आता है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण। इसमें क्या है कि यह परीक्षण प्रवाहात्मकता यानी कि फ्लुएंसी, लोचशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी तथा इलेबोरेशन को निम्नलिखित उप परीक्षणों द्वारा मापता है। यानी कि जो टॉरेंस का जो सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण है इसमें क्या क्या नापते हैं हम, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। यानी कि बच्चे को हमने कोई शब्द दे दिया, मैंने शब्द अक्षर दे दिया और उसे ये बोला कि बताओ कि अच्छा बताओ ए से कितने शब्द बन सकते हैं या आपके दिमाग में कितने शब्द आ रहे हैं। दूसरा कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चा जो समस्या के प्रति किस प्रकार से फ्लेक्सिबल है। मौलिकता कि बच्चा कितने और मतलब जो रिजल्ट है वो कितने वो यूनिक रिजल्ट निकाल सकता है, और जो मेन रिजल्ट है वो कहाँ तक वो समस्या के समाधान तक पहुंच सकता है। और विस्तार, वो किस प्रकार से उसका विस्तार कर सकता है। इसलिए इसका जो उप परीक्षण है वो है आकृति पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण और उत्पाद सुधार कार्य, और एक है इसमें असाधारण प्रयोग। उसके बाद हमारा आता है गेटजल तथा जैक्सन द्वारा परीक्षण। इसमें क्या है कि अपनी खोज में उन्होंने 5 भिन्न सृजनात्मकता के मापों का प्रयोग किया। पहला है शब्द साहचर्य परीक्षण यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या है कि परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक परिभाषाएं देने तथा उन्हें विभिन्न समूहों में रखने के लिए कहा जाता है। यानी कि बच्चों को शब्द दे दिए जाते हैं, परीक्षार्थियों को शब्द दे दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप इन शब्दों से कितनी परिभाषा निकाल सकते हैं या इन शब्दों को कितनी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, उनको आप अलग अलग समूहों में बांट दीजिए। उसके बाद हमारा आता है वस्तु परीक्षण। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को एक साधारण वस्तु के उपयोग जितने वह उपयोग दे सकता है देने के लिए कहा जाता है। यानी कि बच्चों को एक चीज़ पकड़ा दी गई, मान लीजिए एक पेन पकड़ा दिया गया, अब वो ये बोलते हैं कि आप एक पेन से क्या क्या कार्य कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पेन से हम लिखने का कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों से ये कहा जाता है कि आप लिखने के अलावा और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, वो उसके बारे में आप बताइए। उसके बाद आता है छिपी आकृति परीक्षण। इसमें क्या है कि विद्यार्थी को एक कार्ड पर दी गई सरल आकृति के लिए अधिक जटिल स्वरूप की आकृति की खोज के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 3 विभिन्न अंत। यानी कि इसमें विद्यार्थी से कहा जाता है कि वह अधूरी 3 लोक कथाओं के 3 विभिन्न अंत सुझाए। यानी कि बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती हैं वो भी अधूरी, और उनसे ये कहा जाता है इसके 3 भिन्न भिन्न अंत आप लिखकर बताइए। उसके बाद हमारा आता है समस्याओं की पूर्ति।
कि एक पूर्ण पैराग्राफ में दी गई सूचना के आधार पर विद्यार्थी से कहा जाता है कि वह जितनी गणितीय समस्याओं की पूर्ति कर सकता है करें। यानी कि बच्चों को एक सूचनाएं दी जाती हैं और बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती हैं कि वो इस सूचना के आधार पर कितनी समस्याओं को हल कर सकता है, वो उनको पूर्ति करके दे। उसके बाद हमारा आता है वॉलस तथा कॉगन द्वारा परीक्षण। इसमें क्या है कि वॉलस तथा कॉगन ने परीक्षणों की एक माला की रचना की जो कि गिलफोर्ड के नमूनों पर बनाई गई है और बहुविध चिंतन को मापती है। यानी कि वॉलस और कॉगन का जो परीक्षण था वो गिलफोर्ड के परीक्षण पर आधारित था। उसके बाद हमारा आता है फ्लेंजन का सृजनात्मक परीक्षण। इसमें क्या है कि फ्लेंजन ने एक ऐसे परीक्षण का विकास किया जिसमें समस्यात्मक स्थितियों की श्रृंखला दी गई। यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम्स की एक पूरी सीरीज दे दी जाती है और उसमें उनका समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे सृजनात्मक परीक्षण है वो वेज का सृजनात्मक परीक्षण, मेयर तथा मकलो द्वारा सृजनात्मक परीक्षण और मैग्निक द्वारा दूर संबंधी परीक्षण। इसके बाद हमारा आता है और बेरन वेल्स का कला स्केल, हैरिस का वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण, टॉरेंस का तैनात तथा कनिंगटन द्वारा आवाज़ों तथा शब्दों द्वारा सृजनात्मक चिंतन। इसके बाद हमारे आते हैं सृजनात्मकता के भारतीय परीक्षण। इनमें क्या है, पहला है पासी का, कि पासी की सृजनात्मक परीक्षणों की माला। 1972 में पासी ने सृजनात्मक परीक्षणों की माला दी थी और 1972 में ही इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। इसमें है कि यह माला शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों परीक्षणों का प्रयोग करती है। जैसा कि ये पहला है कि देखने की समस्या, असाधारण उपयोगों के परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासुता का परीक्षण, वर्ग पहेली तथा सृजनात्मकता का ब्लॉक परीक्षण। यानी कि जो पासी की जो परीक्षणों की माला है उसमें शाब्दिक भी हैं, अशाब्दिक हैं, और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों में ये उपपरीक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद यह विविध क्षेत्रों में 15 भिन्न अंक देती है, जैसा कि प्रवाहिता, लोचशीलता, मौलिकता, दृढ़ता आदि। पासी की सृजनात्मकता परीक्षणों की माला को पंजाब की जनसंख्या के लिए मानकीकृत किया गया है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक प्रतिभा की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जो पासी की जो परीक्षण माला है इसमें जो बच्चों को अंक दिए जाते हैं वो 15 विभिन्न अंकों को दिया जाता है और उन अंकों के आधार पर बताया जाता है ये बच्चा किस प्रकार से क्रिएटिव है। दूसरा जो ये सृजनात्मक जो परीक्षण की माला है वो पंजाब की जनसंख्या के लिए मानकीकृत की गई है। उसके बाद हमारा आता है बाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन। इसमें क्या है, जो शाब्दिक रूप जो है बाकर मेहदी के परीक्षण में वो ये है कि पहला जो है वो है क्या होगा परीक्षण, वस्तुओं के नए उपयोग, नए संबंधों के परीक्षण और रुचि की चीज़ों का सृजन करना। क्या होगा परीक्षण, यानी कि बच्चों के सामने सिचुएशन रखी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि इसके बाद क्या हो सकता है। वस्तुओं के नए उपयोग, यानी कि बच्चों को वस्तुएं दी जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि बताओ कि जो वस्तु है इसके हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। नए संबंधों का परीक्षण, बच्चों को नए नए संबंधों का परीक्षण, यानी कि मान लीजिए कि एक समूह दे दिया गया पेड़ और मकान। अब इन बताइए कि आप पेड़ और मकान के बीच में किस प्रकार से कितने संबंध आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को शब्द दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इनमें संबंध बताइए। उसके बाद रुचि की चीज़ों का सृजन। रुचि की चीज़ों का सृजन, मान लीजिए बच्चे को कोई लकड़ी का घोड़ा दिया गया और उससे ये कहा गया कि ऐसा करो कि इस लकड़ी के घोड़े को इस प्रकार से तैयार करो कि जो बच्चा जो है वो जो अभी जो खेल नहीं रहा है इससे, वो खेल के इससे उब गया है, वो पुनः इससे खेलना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से रुचि की चीज़ों का सृजन, इस प्रकार का इसमें परीक्षण होता है। और अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, चित्र निर्माण। चित्र दिया जाता है, उसको निर्माण करने के लिए कहा जाता है चित्र पूर्ति और ज्यामितियाँ, आकृतियाँ। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बिना परीक्षण की तकनीकों के प्रयोग के द्वारा। यानी कि ये तो थे हमारे परीक्षण, और बिना परीक्षण के हम सृजनात्मक बच्चा है या नहीं वो कैसे पता लगाते हैं कि अवलोकन द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशन द्वारा, कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है, जो रेगुलर वर्क भी अगर बच्चा कर रहा है तो वो उसी तरीके से कर रहा है जो मतलब जिस तरीके से और भी बच्चे करते हैं या हम करते हैं, या वो कोई और अपना ही कोई यूनिक तरीका निकाल के लाता है। स्थिति अवलोकन, यानी कि बच्चों के सामने जो स्थिति है वो इस स्थिति में या समस्या का सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालता है। मूल्य निर्धारण, दूसरा है
जांच सूची। इसके बाद हमारा आता है रुझान परीक्षण, दृष्टिकोण स्केल, रुचि प्रश्नावलियाँ, व्यक्तिगत प्रश्नावलियाँ, मूल्य अनुसूची, साक्षात्कार और परियोजनात्मक तकनीकें। तो ये सब जो हैं वो सृजनात्मकता के नॉन टेस्टिंग जो तरीके होते हैं जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चा सृजनात्मक है या नहीं है। तो ये तकनीकें सृजनात्मक बच्चों या बच्चे आएगा बच्चों के व्यवहारिक व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने तथा पहचान करने में लाभदायक है। अब जैसे कि रुझान परीक्षण है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, कि बच्चा साइंस में ज़्यादा अच्छा कर रहा है या आर्ट में कर रहा है, किस चीज़ में क्रिएटिव है। दृष्टिकोण स्केल कि बच्चे का एटीट्यूड किस तरीके का है। रुचि प्रश्नावली बच्चे को रुचि जो इंटरेस्ट किस प्रकार इस प्रकार से उसको प्रश्नावली दी गई है। व्यक्तित्व प्रश्नावली है बच्चे की पर्सनालिटी जांचने के लिए प्रश्नावली दी जाए। मूल्य अनुसूची यानी कि बच्चे को किस प्रकार के बच्चे के अंदर वैल्यूज़ हैं उसको जांचने के लिए बोला जाए। साक्षात्कार बच्चे का इंटरव्यू लिया जाए या बच्चे को प्रोजेक्ट दिए जाएँ। तो इस प्रकार से जो जितने भी ये तरीके होते हैं वो जो नॉन टेस्टिंग तरीके होते हैं कि ये पता लगाते हैं कि बच्चा कितना सृजनात्मक है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सृजनात्मकता के प्रकार। तो सृजनात्मकता के 4 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा सविचार तथा संज्ञानात्मक सृजनात्मकता। उसके बाद हमारा सविचार तथा भावनात्मक सृजनात्मकता। उसके बाद है हमारा सहज तथा संज्ञानात्मक सृजनात्मकता। उसके बाद हमारा 4th यानी कि सहज तथा भावनात्मक सृजनात्मकता। अब ये चारों में अंतर क्या क्या है। पहला जो है हमारा जो फर्स्ट जो हमारा है सविचार तथा संज्ञानात्मक सृजनात्मकता। तो इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी जिन बच्चों में पाई जाती है वो बच्चे क्या होते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो अपनी जो स्किल हैं जो एबिलिटीज़ हैं वो जो एक रिजल्ट पाने के लिए वो पूरा अपना उसमें ताकत लगा देते हैं। ऐसे बच्चे रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत आगे रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है हमारा सविचार तथा भावनात्मक सृजनात्मकता। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो अपनी भावनाओं से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरा कभी कभी ये अलोन फील करते हैं, यानी कि ये बच्चे अच्छे लेखक होते हैं, अपने विचारों को अच्छी तरीके से वो लिख पाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों में सविचार तथा भावनात्मक सृजनात्मकता पाई जाती है। तीसरा जो है हमारा सहज तथा संज्ञानात्मक सृजनात्मकता। इसमें क्या है कि एक तरीके से बच्चे में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान को वो उस विचार नहीं कर रहा बल्कि सहज ही उसके दिमाग में इस प्रकार से आया कि ये कार्य इस प्रकार से कैसे हुआ। तो इस प्रकार से जो क्रिएटिव माइंड जो बच्चे का होता है वो सहज और संज्ञानात्मक सृजनात्मकता कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है सहज तथा भावनात्मक सृजनात्मकता। इसमें भी बच्चे अपनी भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं लेकिन उनके अंदर सहज आता है। जैसे कि कोई बच्चा है वो एक तरीके से उसे किस प्रकार से उसको फील हो रहा है वो अपने जो ज्ञान है उसके अंदर जो उसकी जो स्किल है उसको वो उन भावनाओं को व्यक्त करने में तुरंत लगाता है, चाहे वो गाने के थ्रू हो या किसी भी प्रकार से हो। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा था डेलिब्रेट और कॉग्निटिव यानी कि थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने जो अपनी पूरी जो नॉलेज थी या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उन्होंने रिसर्च में लगाई, एक्सपेरिमेंट में लगाई और उन्होंने बल्ब बनाया, यानी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है। दूसरा जो हमारा था कि सविचार और भावनात्मक यानी कि डेलिब्रेट और इमोशनल, ये जो बच्चे होते हैं वो थेरेपेटिक होते हैं यानी कि चिकित्सक होते हैं। और दूसरा वो एट ए मोमेंट सॉल्यूशन निकालने में क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पॉन्टेनियस और कॉग्निटिव यानी कि इन दोनों का मिलन। अब जैसे कि न्यूटन थे, हम सब जानते हैं वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही उनके सिर पर एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में सहज ही आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार से जो बच्चे सोचते हैं उनको हम बोलते हैं सहज तथा संज्ञानात्मक सृजनात्मकता। उसके बाद फोर्थ जो हमारी है जो स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल क्रिएटिविटी, इसमें क्या है जो बच्चे ही होते हैं उनके अंदर स्किल तो होती है, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अंदर स्किल तो है कि वो गाना गा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कलात्मक होते हैं। तो वो सहज ही अपने इमोशंस को व्यक्त वो आसानी से कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से ही जो हमारी जो चारों सृजनात्मकता के जो प्रकार हैं वो पूरे हुए। तो आगे मैं आपके लिए दूसरे जो हमारा प्रश्न पत्र है तीसरा, उसका एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।